आपने टेस्ट लिखा है, देखो एक चीज़ याद रखना, टेस्ट बस ठीक है भाई, टेस्ट देते रहो, बस जो मैंने आंसर राइटिंग जो चीज़ें बताई है ना उनको जरूर ध्यान रखना। देखो जैसे पहली चीज़ तो एक भाई क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको अपन फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे भाई मेन बॉडी में कंटेंट कैसा जा रहा है, धीरे धीरे फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये आखिरी चीज़ होती है। इस पे काम आराम से और टाइम के साथ मेच्योरिटी के साथ होता है, बस ये चीज़ें याद रखना। देखो जैसे मान लो भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए, अब देखो ये पहली जो ये चीज़ है ये है, ठीक है। तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो क्षेत्रवाद क्या है, उसके बाद में कारक बता दो आप। अब कारक जब बताओगे तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट ये सब सारी चीज़ें यूज कर सकते हो आराम से, ये चीज़ याद रखना। बताते हुए किसने बताइए कि इसने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया है, इम्पैक्ट भी बताना है। तो इम्पैक्ट जब भी आए ना याद रखना हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, ये चीज़ याद रखना। अब देखो अपने क्वेश्चन की डिमांड समझ लिया क्या है, अब देखते हैं आपने क्या किया है। और मेरा मानना है कि इसमें आप ज़रूर, मैंने उस टाइम भी जब आपने लिखा था तब मैंने बोला था कि आप मैप बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। किसी क्षेत्र विशेष के समुदाय द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति लगाव के कारण क्षेत्रवाद का विकास होता है, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो कारक आपने बताया, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारक, राजनीतिक कारक आपने लिखा है, ठीक है। क्षेत्रीय स्थानीय नेताओं के निजी स्वार्थ के कारण वोट की राजनीति, ठीक है। आर्थिक स्वार्थ, क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन, महाराष्ट्र गुजरात आदि विकसित, बिहार उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, उद्योगों का अभाव है, निवेशी कमी है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, शीर्ष ठीक है, ठीक है। चलो भूमिका बोला क्या, भूमिका प्रवाही प्रयास करते रहे। अब एक चीज़ याद रखना, देखो सबसे पहली बात है ना, कभी भी एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ ध्यान समझना। अगर आप पहले है ना मतलब टेस्टों में यूज़ करने का प्रयास करना, जैसे मैं बताते जाता हूँ ये चीज़ नोट करना है ना। जैसे क्षेत्रवाद आप पहले यहाँ पे लिखो एक ब्लैक पेन से, पहले आप ये ट्राई करना कि अगर आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो ऐसे लिख के, पर मेरा मानना है कि ना हो जाता है आप, तो यहाँ पे ऐसे ब्लैक पेन डाल के ऐसा पहली बार, ठीक है, ऐसा करना है मतलब आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे उदाहरण उदाहरण जरूर दो, हमेशा ये चीज़ याद रखना, जैसे करके भाई क्षेत्रवाद कहाँ पे है, देख भाई बुंदेलखंड की मांग है, या मान लो कि गोरखालैंड की मांग है, ग्रेटर नागालैंड की मांग है, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल जरूर दो, ये चीज़ याद रखना, मतलब एक आध एग्जाम्पल दे दो यहाँ पे। उसके बाद में जो आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारक है ना, अब यहाँ पे आराम से आप देखो, जैसे इससे जस्ट पहले जैसे आपने यहाँ लिखा ना, तो यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा मैप, इंडिया का मैप बना देते, छोटा सा मैप बना के फिर उसमें दर्शा देते भाई ये यहाँ पे जो है इसकी मांग है, इसकी मांग है, ऐसे करके हल्का फुल्का, ठीक है। उसके बाद में जो ये राजनीतिक कारक थे ना, इसमें आपको क्या करना था, जैसे फ्लो चार्ट बनाते आप, ठीक है। कारक जो है बढ़ावा देने वाले कारक क्या हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ मान लो राजनीतिक कारक लिखा, ठीक है, आप उसको डिफाइन मत करो इतना, क्योंकि आपने अपने को ये बताया कि भाई राजनीतिक कारक क्या है, तो इसमें देखो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आपने राजनीतिक कारक लिखा उसका एक एग्जाम्पल दे दो, तो इसमें वो समझ जाएगा ऑटोमेटिक एग्जामिनर भाई राजनीतिक कारण कहाँ पे है, आर्थिक कारण को कारण कहाँ पे डिमांड कर रहा है, ठीक है। नरजातीय विवाद भी होते हैं, जैसे मान लो कि ग्रेटर नागालैंड की मांग है, भाषागत भी होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर धार्मिक आधार पर भी है, धार्मिक आधार पर कौन है, जो ये पंजाब और जो मतलब पंजाबी सिख लोग मांग करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ ये सब आएगी। तो इस तरीके से आप शो कर दोगे ना तो वो सारे कारक भी आ जाएंगे और आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें इसको करें, ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। फिर आपने ये डाला है सांस्कृतिक विविधता का एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर लिखो भाई कौन से जो है सांस्कृतिक विविधता कारण, ग्रेटर नागालैंड भी आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता के कारण भी उन्होंने वो डिमांड करना है कि भाई भारत से हम बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं, तो एग्जाम्पल जरूर डालो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे आपने क्या डाला है, अंतर जनपदीय है 2001 में, 2011 विश्व बैंक है, इसका मतलब क्या, मतलब आप यहाँ क्या समझाना चाह रहे हो। अश्विन अभी हो आप यहाँ पे। हाँ सर हूँ, ये मेरे दोस्त की कॉपी थी सर ये। अच्छा ये आपकी दोस्त की कॉपी है क्या हाँ सर। ठीक है, पर देखो ना कभी भी कोई डाटा दिखा रहे हो ना, तो अब देखो यहाँ से पता नहीं लग रहा है ना भाई किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है ये डाटा। तो जब भी अगर मान लो कि डायग्राम बनाते हो या अगर इस टाइप की चीज़ लिखते हो ना आप लोग, तो हमेशा जैसे करके मतलब यहाँ पे जरूर लिखो भाई किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसे पता ही नहीं लग रहा है क्या चीज़ है, माइग्रेशन का डाटा शो कर रहा है क्या है, मतलब वो क्लियर ही नहीं हो रहा, ठीक है। भाषा विविधता लिखो, तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो अब यही होगी, मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो मेन जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वो ये है,
ये तो हल्का सा आपको कारक बताने थे फटाफट, ठीक है। उसके बाद में बताना था पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। अब देखो इन्होंने ओनली पॉजिटिव लिखा है, ओनली राष्ट्रीय एकता में कमी, आर्थिक विकास में बाधा, विवादों वर्तन, ओनली नेगेटिव लिखा है। और मैंने कितनी बार बोला याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन की एक तरफा डिमांड है। क्षेत्रवाद भारत के विकास में बाधा के साथ साथ सहायक भी है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय समस्या के प्रति केंद्र का ध्यान आकर्षित होता है। नहीं, मैंने कितनी बार बोला, जब भी आप इस तरीके से लिखो तो आपका जो निष्कर्ष होता है ना, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये मतलब क्षेत्रवाद एक वो है ना, प्रॉब्लम है, तो वे फॉरवर्ड जरूर आप लिखो, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखो। देखो मेरा माना, देखो ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, उन्होंने 4 नंबर दिया है। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। 8 नंबर क्या था? अब देखो मेरा ये मानना है कि इसमें आज 4 नंबर तो नहीं मिलते, क्योंकि एक तो देखो, एक तो सबसे बड़ी बात, प्रभाव याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव आता है, एक तो यहाँ पे ये कमी है, ठीक है। चलो ये तो आपने कारक लिखे हैं, तो चलो ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर देखो इसी नंबर में आपको, इसी में 8 में से अगर मान लो 5 नंबर तो देखो मिलेंगे आराम से, इसी याद रखना। और टॉपर जो कहते हैं ना 5 नंबर पाते हैं। और यूपी में तो मैंने देखा है कि भाई बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे यूपीएससी में तो ऐसा रहता है 50% ज़्यादा बहुत कम लोगों को मिलते हैं, पर यूपी में देख लेना 60% लोगों को खूब मिलते हैं, आराम से 60 से 70% तक मिलते हैं नंबर। तो मेरा मानना है देखो, एक तो आपको मैप बनाना चाहिए था, ठीक है, ये फ्लो चार्ट से आप शो कर सकते थे। दूसरी बात, इसमें जो कमी है, थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव आपको लिखना चाहिए था। फिर वे फॉरवर्ड जरूर लिखो आप, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो मेरे अनुसार देखो मैं 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। देखो कोचिंग वालों को भी यही रहता है, देखो उन्होंने ये देखो मेरा देखो यही मैं मतलब ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो अब इसमें खुद ही बताओ ना, पॉजिटिव पॉइंट नहीं आएंगे क्या भाई? क्षेत्रवाद के फायदे भी होते हैं, क्षेत्रवाद फायदा भी होता है, ऐसा नहीं कि नुकसान ही है उस चीज़ का। ये चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आप 2-3 पॉइंट ही लिखो, पर फायदे भी आए, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये आपकी कॉपी नहीं है क्या? चलो ठीक है, मैं इसके बाद में कर दूंगा, आपकी एक बार देख लेते हैं फिर। जैसे सत्या प्रकाश उसकी है कि, तो उसके नंबर कितने आए ये? 35 था सर। अच्छा, टोटल कितने नंबर का था ये टेस्ट? 69। अच्छा, और आपके कितने आए हैं? सर मेरे 92 आए हैं 200 में से। उधर और बढ़ना चाहिए। देखो मैं मानना कि देखो ना, यूपी में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, मतलब उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। यूपी में ना मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन छूट गया था मेरे। अच्छा हाँ, तभी तो ये मान के चलो 60% के समथिंग नंबर आने चाहिए आप लोगों के, ये चीज़ याद रखना। मतलब 120 के समथिंग नंबर, तब जाके आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे। देखो इंटरव्यू कॉल आना कोई बड़ी बात नहीं। इंटरव्यू कॉल तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, बस आप कंप्लीट पेपर करके भी आगे ना, जो मैं ढांचा बता रहा हूँ उतना भी करके आगे ना, तो आपको इंटरव्यू कॉल तो 100% आएगा। पर बात ये नहीं है, बात है फाइनल सिलेक्शन की। तो उसके लिए मेरा मानना है कि बस कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ, अब इसमें देखो मैप बना देते हैं आप। तो देखो वही, जैसे मान लो कि अभी मैं 3 नंबर दे रहा हूँ, तो जैसे मैप बना देते हैं, यहाँ फ्लो चार्ट करके एग्जाम्पल डाल देते हैं आप, तो इसी क्वेश्चन में जो है आपको आराम से जो है 5.5 नंबर ऐसे मिल जाते हैं। तो जो सोचो 1.5 नंबर भी बढ़ रहा है, 2 नंबर भी बढ़ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 2 नंबर बढ़ रहा है, मतलब समझ लेना कि एग्जाम में आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा टफ कॉपी चेक करता हूँ, ये मेरा रहता है। पर मेरा मानना है कि देखो जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि ऐसा नहीं कि अब देखो यहाँ पे देखना बहुत सारे नंबर ऐसे देंगे। अब देखो एग्जामिनर जो वहाँ कॉपी चेक किया उसका नेगेटिव खुद ही नहीं बताया, तो इससे पता लगता है भाई उस एग्जामिनर को नहीं पता है। और आप जब भी क्षेत्रवाद पढ़ोगे तो भाई उससे पॉजिटिव फायदे भी होते हैं, ये चीज़ याद रखना। चलो एक बार आपकी कॉपी का एक आध आंसर देख लेते हैं, फिर रात को करेंगे चेक आराम से सारी कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका भी यही सेम टेस्ट था या अलग था? सर मेरा अलग था सर। अच्छा मेरा 20 क्वेश्चंस के थे। अच्छा हाँ, मेरा माना कि देखो यही दो, ये सेक्शन 10-10 क्वेश्चन वाले मत दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, फालतू में टाइम है। क्योंकि मेन है ना कि आपको 1 से 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस, बस ये चीज़ याद रखना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना वो ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, अपने आप को थॉट प्रोसीजर फ्लो चार्ट ये सब चीज़ें बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ, तो वही चीज़ें ज़रूरी है। अब देखो फ़ायदा मिलेगा आपको, देखो ये चीज़ याद रखना। देखो ये जो और लोग मतलब कहाँ से कॉपी चेक करा रहे हैं, आप मेरे से करवा रहे हो ना, देखना इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस वही है कि मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वो आप देते भी रहो, बस ये चीज़ भी याद रखना। चलो आपका देखते हैं ये
भारतीय समाज में धार्मिक, प्रजातीय तथा भाषाई विविधताओं की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अब ये सीधे सा सिंपल सा है, आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। भारत की जो समाज में जो धार्मिक है, प्रजातीय है और भाषाई विविधताओं की प्रकृति का वर्णन कीजिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, जहाँ पे भी स्कोप बने मैप जरूर बनाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, आधा नंबर ही जो आपको, और लोग जैसे देखो मान लो आपने भी ऐसा लिखा और लोग भी मान लो ऐसे लिखा जैसे आपने बनाया है यहाँ पे, पर याद रखना कि स्टार्टिंग में बनाओ, यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में बनाना, ये चीज़ याद रखना। मैप जब भी बनाओ कभी भी याद रख लेना, जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद में बनाना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। भारतीय समाज बहुधार्मिक, प्रजातीय तथा बहुभाषाई वाला देश है। इसके बावजूद यहाँ विविधता में एकता के तत्व को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन सही है, पर इसमें ना कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो चीज़ें जोड़ने का प्रयास करना, ठीक है। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो धार्मिक पर्वती, अब देखो यहाँ पे आपको, जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैप में आपको शो करना था ये सारी तीनों चीज़ें। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल आप देखो ऐसे दिखा सकते थे, जैसे आपने वो नीचे भाषाई वाला दिखाया है, ठीक है। तो मेरा मानना है देखो 3 एग्जांपल डालने की जगह आप एक, मतलब 3 डायग्राम बनाने की जगह एक ही बना लो। इसमें आप जैसे धार्मिक प्रवृत्ति वाले दर्शाना चाहते थे, आप देखो मेजोरिटी देखो ईसाई को लोग इधर रहते हैं, ठीक है। पंजाब में सिख लोग हो गए, ठीक है। मुस्लिम लोग जैसे मोस्टली जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, मोस्ट जो है थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का दिखा दो आप, मतलब या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो कि भारत में धार्मिक समूह है यहाँ लिखो, उसके बाद में मतलब ये हल्का फुल्का तो इनके बारे में दिखाई दो, ठीक है। उसके बाद में दिखा दो नाम, वो जो अदर बचे हुए जैनिज्म, जो मोस्टली जैनिज्म आपको मिलेंगे इधर राजस्थान गुजरात वाली साइड में मिलेंगे, और आपको जो ये है पारसी भी जो मुंबई मुंबई उधर मिलेंगे, तो हल्का फुल्का आप इस तरह से शो कर सकते हो, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति हो गया। प्रजाति आप देखो इसमें आ गए, इधर जो मंगलोइड होते हैं, ठीक है, द्रविड़ होते हैं, इस तरीके से आप उनको दर्शा सकते हो, ठीक है। और मोस्टली अगर आप देखो तो प्रजाति और भाषा एक थोड़ा सिमिलरिटी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा एक डायग्राम बना के आप आराम से इसको शो कर देते ना, तो फिर एग्जामिनर को वो समझ जाता कि इस बंदे को क्लियरिटी है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी है ना, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो एग्जामिनर की तुम जितनी हेल्प करोगे उतने तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो कि एग्जामिनर आपका ये मैप देखेगा जो मैंने बताया, इस तरीके से अगर आप डालोगे ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा भाई इस बंदे को इस क्वेश्चन की डिमांड पता है, तो वो आगे इतना ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं उसको पढ़ने की। वो समझ गया कि भाई इस बंदे को पता है क्या है इंडिया में कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, तो वो यहीं पे आपको जो है ऑटोमेटिक जो है और लोगों के कंपेरिजन में आराम से आधा और 1 नंबर ज़्यादा देगा। ये चीज़ याद रख लेना। और बच्चों क्या होगा, जैसे मान लो कि उन्होंने मान लो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा है, मैप नहीं बनाया, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो एवरेज नंबर देके निकल जाता है। क्योंकि ये चीज़ याद रखना, देखो ह्यूमन नेचर ऐसा है कि भाई कोई कॉपी चेक पूरा नहीं करना चाहता, ये हकीकत याद रखना। ये हकीकत है। तो एग्जामिनर के पास में भी ऐसा भाई, ऐसी कुछ क्वालिटी आप अपने ऑटोमेटिक डाल दो, इसीलिए याद रखना कि इंट्रोडक्शन जस्ट बाद में आपको मैप बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धार्मिक प्रगति, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध और आदिवासी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। ये धार्मिक सहअस्तित्व को उदाहरण प्रस्तुत किया है। सहिष्णुता और समन्वय है, धर्म और संस्कृति घनिष्ठ संबंध है। नहीं, आपको ये सोचो, पहली बात विविधताओं की प्रकृति का वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे ये है ना, मतलब कि मैंने और जब मेंस लिखा था तब भी इसे सोशोलॉजी में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। देखो धार्मिक है, ठीक है, धार्मिक में आपने स्टार्टिंग में दिखा दिया, ठीक है। अभी देखो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैप में दिखा देते तो आपको ये पॉइंट लिखने की जरूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो प्रकृति का वर्णन, मान लो कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलीजियस इथनिसिटी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। भाई आपको इसमें नेचर के बारे में बताना उनके, तो भाई उनका जैसे मान लो हिंदू में क्या रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का दर्शा सकते हो। गंगा जमुना तहजीब है, ये जरूर लिखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब गंगा जमुना तहजीब है, अगर जहाँ पे भी अपन कोलिब्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखो एक चीज़ याद रखना कि अब देखो ये चीज़ हमेशा याद रखो, इसमें आपको जो है जैसे जैनिज्म का क्या रहता है, वो बिजनेस में बहुत आगे रहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा उनका लव रहता है, ठीक है, मतलब प्राकृतिक प्रेमी भी रहते हैं, ठीक है। फिर बौद्धिज्म का आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने चलो ठीक है धार्मिक प्रवृत्ति करके भाषा विविधता की प्रकृति का वर्णन करना आपको, जिसमें मुस्लिमों की क्या खासियत है, ठीक है। उसके बाद में जो है जैनिज्म है, पारसी लोग हैं, इनकी क्या विशेषता है, हल्का फुल्का एक आध पॉइंट भी लिखोगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है। प्रजाति विविधता की प्रकृति क्या है, भाई मुख्य प्रजाति समूह ऑस्ट्रिक द्रविड़ मंगलोइड भारत। अब देखो ये पॉइंट आप आराम से मैप में शो करो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिश्रित नस्लें रचना, आपसी मेल मिलाप हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, ठीक है। जाति व्यवस्था भी इससे प्रभावित है, समन्वित संस्कृति का विकास है। जाति व्यवस्था का धर्म का प्रभाव पड़ेगा या इसका पड़ेगा,
जाति व्यवस्था इससे आएगी, थोड़ा खुद सोचो। इस जाति व्यवस्था तो धर्म के कारण आती है ना। हाँ, इससे चली आती है प्रजाति, ये अलग चीज है, आप उसको वो मत समझो। ये प्रजाति मतलब होता है शारीरिक रचना के आधार पर लोगों का विभाजन करना, ये चीज याद रखना, ना कि वो जातियाँ नहीं आती इसमें, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो मैं जो इसमें देख पा रहा हूँ, ठीक, उन्होंने 4 नंबर तो दिए, पर ये 4 नंबर नहीं, ये याद रखना है चीज़, कंटेंट में कमी है इसमें। अब कभी भी है ना, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो ये मान लो यही क्वेश्चन है, आप थोड़ा गूगल पे सर्च करना है इसको, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो अब जैसे आपने ये आंसर लिखा अपनी तरफ से, आपका जितना नॉलेज था, अब भाई आप इसको गेन कैसे करोगे। मान लो कि इन्होंने 4 नंबर दे दिए, पर 4 नंबर समझो ये चीज़, अभी मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आपको 3 नंबर ही मिलेगा इसमें। पर अब ये चीज़ सोचो कि भाई मुझे 3 से मुझे भाई सबाई की बात है 5 साढ़े 5 तक पहुँचना है, ये चीज़ याद रखना। अगर सिलेक्शन लेना है इतना पहुँचना ही पड़ेगा आपको, फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। अब आप सोचो कि भाई मुझे इसी क्वेश्चन में जो है 5.5 कैसे मिलेंगे, तो ज़रूर एक बार जो है आप लोग ये किया करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ इसको। आजकल चैट जीपीटी है, उसे यूज़ करो, आपको फटाफट मिलेगा उसमें, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई मेरे क्वेश्चन में क्या कमी है। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको इसमें बहुत कमियाँ मिलेगी। आप ज़रूर एक बार इसको ज़रूर देखना, इस तरीके से आप सोल्व करोगे, आपको पता लगेगा ये चीज़। मैप बनाना सीखो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे मैप यहाँ बनाया आपने, पर ट्राई करना कि उधर बनाना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर आखिरी में निष्कर्ष क्या, भारत की धार्मिक प्रजाति भाषा विविधता बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में अद्वितीय बनाती, अरे नहीं। अब देखो कभी भी एक चीज़ याद रखना, देखो ना, मैं थोड़ा एक चीज़ ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन की थीम नेगेटिव हो ना, तो निष्कर्ष आप पॉजिटिव दो, मतलब उसका सॉल्यूशन बताओ इस तरीके से, ठीक है। अब जब क्वेश्चन की थीम पॉजिटिव है, याद रखना ये चीज़। अब जिस चीज़ क्वेश्चन के मतलब बारे में यही था कि आपको भाषा विविधता कौन के बारे में बताना था आपको, ठीक है, आपने सब कुछ पॉजिटिव लिखा। आखिरी में आप जो है चैलेंजेस को बताओ, ये चीज़ समझना। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई इनके कारण भाई प्रॉब्लम भी तो बढ़ रही है ना, तो आप आखिर में मतलब जब भी कंक्लूजन लिखो, तो एक तो क्या होगा ना, फिर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अलग अलग होगा। अब देखो यहाँ पे एक ही हो रहा हो, अब देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोई भी अंतर नहीं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है वो कभी सेम नहीं होगा, ठीक है, वो अलग बनेगा ऑटोमेटिक, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे इसमें ऐसे लिखना चाहते हैं, ठीक है, भारत की धार्मिक प्रजाति भाषा विविधता तो है, इसके साथ जो है धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, ठीक है, साथ में नरजाति विवाद भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, भाषागत विवाद जो अभी देखने को, प्रेजेंट का एग्जांपल जरूर डालो। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके कारण जो है जो दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कि भाषागत थोपा जा रहा है। तो ये आपने लिखा, चुनौतियाँ बता दी, और उसके बाद में लिखो कि इन सभी चीज़ों को लेके इनका समाधान करते हुए हमें भारत की एकता को हमेशा बरकरार रखना है, मतलब बरकरार रखना है, ताकि हम जब विविधता से युक्त जो है एक मतलब सौंदर्य भारत का निर्माण कर सकें। समझ में आया। तो मैंने क्या किया, इसमें चुनौतियाँ भी दर्शा दिया, साथ में मैंने उसका सॉल्यूशन भी है पॉजिटिव तरीके से उसको एंड भी कर दिया। ये चीज़ यार का तोड़ा है ना अपना। ये तो मैं फिर बता दूँ, मैच्योरिटी से आएगा धीरे धीरे। जैसे करंट का जरूर डालो, जैसे अभी है भाषागत मुद्दा चल रहा है, तो ये हो गया ना अपना जो इस चीज़ में है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये जरूर डालो। अभी देखो टॉलरेंस जो है कम होता जा रहा है, तो इसी कारण जो है फिर वोट बैंक की राजनीति है, ये सारी चीज़ें। तो आप जो है निष्कर्ष में, जब देखो ये मेन क्वेश्चन की डिमांड नहीं है वो, परंतु अपने निष्कर्ष में जरूर डालेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये चीज़ याद रखना। इससे कभी भी है ना आपका जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है एक दोनों मतलब सेम नहीं होंगे। नहीं तो मोस्टली देखना कि बच्चों को ये दिक्कत होती है कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, कंक्लूजन में क्या, और उसके कारण उनका रिपीटेशन होता है। तो समझ में आया। देखो क्या 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 कमियाँ थी इसमें। देखो एक तो स्वाभाविक सी बात है, ये चीज़ याद रखना कि आपको जो है मैप बनाना है, ठीक है, यहीं पे मैप बना के दर्शा दो। थोड़ा एक बार मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें पॉइंट की कमी है, आपने देखो यही पॉइंट बार बार लिखे, ये चीज़ समझो। और ये थोड़ा गलत पॉइंट है, जाति व्यवस्था इससे नहीं आती है। अब देखो ये, अब देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कोचिंग होगी जो मतलब कोई भी चेक करते हैं ना, वो आपको नहीं बताएंगे, बस वो उनके पास है ना फिक्स पॉइंट होते हैं। अब देखो एक चीज़ याद रखना, वहाँ क्या होता है भाई, जितनी कॉपियाँ चेक करोगे उतना आपको पैसे मिलते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि वहाँ कभी भी बच्चे का ये नहीं सोचते कि भाई इस बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा। वहाँ कॉपियाँ चेक करनी है उनको, ख़त्म बात, बच्चा खुद जाने उसका मतलब नहीं। अब जैसे इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ 4 नंबर दे रहा हूँ, वो बस मैं फिर बता रहा हूँ खुद एवरेज नंबर देके, ताकि बच्चा डिमोलाइज भी ना हो। अरे इसमें बताओ अब उसने कैसे कोई पॉइंट लिखा है जिससे आपको भाई यार लगे कि, अब मैं फिर बता रहा हूँ इसमें कंटेंट में कमी है, आपके मेन बॉडी में कमी है।
तो ये चीज़ याद रखो, देखो इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। अब ये क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि अवसर नहीं आपदा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब देखो समीक्षा करना है तो आपको एक पक्ष ये बताना पड़ेगा इसमें कि कैसे जो है जनसंख्या वृद्धि जो है आपदा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये बताना पड़ेगा आपदा है। सीधी सी बात ये है, ये आना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप देखो आपने क्या लिखा, भारत जनसंख्या दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में कई समाजशास्त्रियों के मत है कि जनसंख्या वृद्धि अवसर नहीं अभिशाप है, ठीक है। आपने ये बता दिया, थोड़ा बहुत डाटा भी बचा सकते थे, ठीक है, कोई नहीं। इंट्रोडक्शन देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सबका अलग अलग होगा। इस क्वेश्चन का जो भी आप देख लेना, जितने टेस्ट लिखे होंगे सबका अलग अलग होता है, कोई इशू नहीं, कोई डाटा के थ्रू करेगा, ठीक है, कोई नहीं, ये तो चलता है, ठीक। अब बात आती है आगे कि आपने जनसंख्या वृद्धि है वो आपदा कैसे दिखाया आपने, ठीक है। खास संसाधन, पेयजल की कमी है, ठीक है। रोजगार की कमी से जीवन स्तर प्रभावित होगा, स्कूल शिक्षण संस्थाओं का दबाव बढ़ेगा जिससे गुणवत्ता प्रभावित होगी, जनसंख्या वृद्धि मलिन बस्तियों को आदि को बढ़ावा दे सकती है जिससे महामारी खतरा है। देखो मैं एक चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ अश्विन, ये चीज़ याद रखना, देखो ना कभी भी चीज़ याद रखना, देखो जब भी एग्जाम में आपके पास हो सकता है कि आपने जिस टॉपिक के लिए काम किया हो तो हो सकता है आपके पास 10 पॉइंट हो, पर हमेशा याद रखना कि पॉइंट में आपको ऑर्डर देना जरूर आना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा, दूसरे पे लेवल पे कौन सा पॉइंट आएगा। जैसे मेरे अनुसार देखो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें जो डालना चाहिए था कि भाई देखो भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, याद रखना वो विश्व का कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, विश्व की पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज योगदान है। तो स्वाभाविक सी बात है ऑटोमेटिक क्या होगा, संसाधनों पर दबाव बनेगा। अब जब संसाधनों पर दबाव बनेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपदा आएगी, डिजास्टर आएगा। तो ये जो सारे पॉइंट आप अलग से लिखने की जरूरत नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ अच्छे पॉइंट डालो, तो ये चीज़ याद रखो, क्योंकि ना देखो अभी इन पॉइंटों से आपको एवरेज नंबर ही मिलेगा। फिर आप दूसरा पॉइंट आप इसमें दिखाओ कि भाई जनसंख्या वृद्धि से कैसे जो है भारत में मानव विकास प्रभावित हो रहा है, एसडीआई की रिपोर्ट डाल दो, पॉवर्टी की रिपोर्ट डाल दो, ये डालो। देखो ये मैं फिर बता, देखो मैं फिर बार बता, देखो सिलेक्शन लेना अपने को, ऐसा नहीं कि भाई इंटरव्यू कॉल है वो नहीं, तो थोड़ा उस लेवल पे काम करना, ठीक है। फिर आपने क्या दिया कि जनसंख्या वृद्धि वहाँ अवसर है, शिक्षा गुणवत्ता रोजगार की वृद्धि से समग्र उत्पादन में वृद्धि, मानव संसाधन की उपलब्धता, कौशल क्षमता से युक्त जनसंख्या किसी देश में बोझ नहीं बनती, जैसे चीन जनसंख्या के बावजूद उसका विकास संभव है, इससे हम भारतीय जनसंख्या के रूप मोड़ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक चीज़ याद रखना कभी भी, देखो कि भाई जैसे ये बोला भाई जनसंख्या वृद्धि आपदा है, अगर मान लो कि जनसंख्या वृद्धि को अपने को अवसर बनाना, अवसर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे पहले एक चीज़ याद आएगा, यहाँ पे आपने कौशल लोड लिखा है, ठीक है। सबसे पहले आप केरल मॉडल का जरूर एग्जाम्पल डालना, कि जब अपन जो है वो वुमन को मतलब अपन देते हैं, एजुकेशन देते हैं और हेल्थ की अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिक जो है क्या बढ़ेगा, आपका कौशल जो बढ़ेगा, तो ये जनसंख्या दबाव नहीं बनेगा, ये अवसर लाएगा अपने लिए, ठीक है। दूसरी बात देखो भारत में क्या है कि अब देखो ये चीज़ें मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। अब ये देखो ये नॉर्मल पॉइंट है आपके सारे, अब जिसमें एक पॉइंट बताता हूँ अच्छे से आपको, देखो ध्यान से समझना। देखो भारत के पास जैसे मान लो अपन जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर स्केलेबल कर दे इसको, अपन स्केलेबल कर देंगे तो क्या होगा, एक तो स्वाभाविक सी बात है अपना जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। दूसरी बात सर्विस सेक्टर में जो विदेशों में जो है वुमन की जो लेबर की कमी पड़ रही है, जापान देखो देखो बुड्ढों का शहर बन रहा है, यूरोप जाओ वो बुड्ढों का शहर बन रहा है, तो वहाँ वुमन लेबर की ज़रूरत है भाई, ठीक है। दूसरी बात जो है मोस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं अपन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए ग्लोबल चेन में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो, ये पॉइंट लिखो। मैं फिर बार बताऊँ, देखो अलग ही हटके आपका आंसर बनेगा फिर, तो थोड़ा काम करो, ठीक है। उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जनसंख्या वृद्धि वरदान और अभिशाप दोनों साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनसंख्या साक्षरता और कौशल की कमी के कारण अभी इसकी सकारात्मकता अपनाया नहीं जा सका। भारत सरकार इसके परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या नियोजन, समग्र शिक्षा अभियान, कौशल विकास योजना जैसे कई योजना शुरू किया जो समग्र रूप से भारत के विकास में सहायक होंगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है, आपने कर दिया, वो बताया आपने, दोनों पॉइंट लिखा, ठीक है। अब आपको अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो आपको बताना है कि नहीं जनसंख्या को आपको जो है इसको आपदा नहीं मानना है, इसको एक अवसर की तरह लेना है, और अवसर की तरह जब हम लेंगे तो इस जो जनसंख्या है इसका जो है गुणवत्ता का हम उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आप ही मेन बॉडी में पॉइंट अच्छे से बढ़ा पाओगे, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे याद रखना, ठीक है। ये इससे देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इतना जब जैसे आपने इतना बड़ा लिखा है इसका नंबर नहीं बढ़ेगा आपका, मेन जो नंबर बढ़ेगा आपका मेन बॉडी जो है ना उससे आपका नंबर बढ़ेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा काम करो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
अभी मतलब मेरा मानना है कि अभी ठीक है, जैसे आप देखो, एक तो पहली बात एक चीज़ याद रखना, जैसे अभी मेरे से जो सीखा भाई, एक तो क्वेश्चन की डिमांड आप ठीक है धीरे धीरे आप देखो, उस लड़की में क्या था, क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझा उसने, आपने एटलीस्ट इसमें ये कमी मुझे नहीं दिखी। ठीक है, कंटेंट की मैं फिर बता रहा हूँ, कंटेंट धीरे धीरे इवोल्व होता है, कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से। कब है ये मेंस? जुलाई में है ना? मेंस कब है आपका? 29 जून से है सर। जून में है ना? तो अभी अपने पास देखो Yes, sir. अप्रैल है, ठीक है, मई है, अप्रैल मई है, कोई दिक्कत नहीं, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखो, जैसे मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, ध्यान समझना, जैसे पीवाई को आप जो जैसे मेरे से चेक करवाते हो आप पीवाई के, है ना, उसमें थोड़ा सा आप जरूर, मैंने ये चीज़ आपको पहले बोला था कि लिख के चेक करो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ नंबर नहीं लेना अपने को, मैं नंबर देता भी नहीं हूँ। आप कंटेंट को रीच करो, तो कंटेंट को रीच करने का क्या तरीका है, जैसे आप पीवाई लिखते हो मेरे से चेक करवाते हो, ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि आप फूड प्रोसेसिंग के बारे में लिख के चेक करवा रहे हो, तो आप जो भी आपके पास को मॉडल बुक है, मॉडल आंसर वाली बुक है, उसका यूज़ करो, उसमें देख के आराम से लिखो। उसके बाद में जरूर एक बार चैट जीपीटी इनका यूज़ करो, और उसमें ना चैट जीपीटी का थोड़ा स्मार्ट वे से यूज़ करना पड़ता है। उसमें बोलो कि करंट विथ एग्जाम्पल, करंट के एग्जाम्पल सहित मुझे इसका आंसर बताओ, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो भी किसी भी कोचिंग का ले लेना एक मॉडल आंसर वाला पीवाईक्यू का। फिर उसके बाद चैट जीपीटी का यूज़ करो, भाई करंट अफेयर के मैं कौन कौन से एग्जाम्पल डाल सकता हूँ, तो वो आपको सजेस्ट करेगा यहाँ से, याद रखना है, उसका यूज़ करो थोड़ा स्मार्ट वे से। आप मेरे से ना देख देख के, उससे क्या होगा कि आपको कंटेंट के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, कंटेंट आपका यहीं से रीच हो जाएगा। तो पीवाईक्यू आप इसी तरीके से लिखो कि आप इधर एक मॉडल आंसर बुक है उसका यूज़ करो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। साथ के साथ आपको क्या करना है, इधर जो है साइड बाय साइड आपको इसका जो है करंट अफेयर, चैट जीपीटी, इनका यूज़ करो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके पास कंटेंट जो अलग से काम करना नहीं पड़ेगा। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, पीवाईक्यू अच्छे से कर लो, उसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। पीवाईक्यू को ही बार बार करो, ठीक है, टेस्ट भी देते रहो। रैंडम टेस्ट देने से ये हो सकता है कि भाई आपके जो थोड़ा बहुत मान लो रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको लेके आप कैसे अपने आप को, माइंड को बैलेंस करते हो, तो वो थोड़ा बहुत देते रहो टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, फुल टेस्ट दो, परंतु ये चीज़ याद रखना है, 10-10 क्वेश्चन वाले को देने इसको मतलब बनता नहीं। तो आप मतलब 20 में से 19 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन मतलब उसका हो जाएगा। अच्छा, ये आपका छूट गया था आखिर में, क्या था, कृषि जलवायु क्षेत्र किसे कहते हैं, विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र को क्षेत्र को वर्णन कीजिए। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, वाईफाई चल ही नहीं रहा ना। चलो ठीक है, फिर अश्विन शाम को मिलते हैं ना, ठीक है, अभी फिर वाईफाई सही करने वाला है, ठीक है। तो कल फिर अब मतलब आज शाम को कर दूंगा मैं, तुम्हारी क्लास लूँगा आज, ठीक है।